ठीक है? क्योंकि कोचिंग सस्ती हो जाने से ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए है, तो सबके लिए कोचिंग सस्ती हुई, सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसमें टैलेंट है, ठीक है? तो कोचिंग के सस्ते होने से आप अपना करियर मत डिसाइड करिए कि अब तो सस्ती होगी, हम भी नीट कर लेंगे, हम भी जेई कर लेंगे, ठीक है? हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है आपका करियर, राइट? तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक सपना देखते हैं, हर बच्चा उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ठीक है? बट कुछ को सफलताएं मिलती हैं, कुछ को नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह हमें अपना करियर का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2023 में इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है? उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके करियर पे? किस तरह वर्ल्ड चेंज हो रहा है? वर्ल्ड में क्या डिमांड है, ठीक है? अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में वर्ल्ड बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो इसलिए हमें आने वाले फ्यूचर के हिसाब से अपने करियर को चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसी लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी वो पिछले 35-40 साल से सेम पैटर्न पे चली आ रही थी, जबकि वर्ल्ड बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा था। हर कंट्री उसमें चेंज ला रही थी अपने एजुकेशन सिस्टम में एज पर द नीड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये वीडियो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे के सिनेरियो को देखते हुए अपनी एजुकेशन को, अपने एजुकेशन स्टाइल को, अपने करियर को सेलेक्ट करना चाहिए, ताकि हम जब रेडी हों उस जॉब के लिए तो हमारे लिए एक ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा हो, ठीक? तो इस नई पॉलिसी में जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो है, ये जो हम लोग 10+2 का स्ट्रक्चर फॉलो करते थे, राइट? अभी ये 5+3+3+4 हो गया है, ठीक है? हम आगे की स्लाइड्स में जानेंगे कि इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों किया गया, ठीक है? फिर उसके बाद में जो है कि जो एग्ज़ाम्स होते थे हमारे हर क्लास में, ठीक है? वो हर क्लास में एग्ज़ाम्स ना होके आपके कुछ सर्टेन सर्टेन इंटरवल्स पे एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि सेकंड क्लास में, फिफ्थ क्लास में, एट्थ क्लास में, ठीक है? और जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो सब 4 साल के होंगे, ठीक? तो समझते हैं पहले 10+2 क्या है, क्या था, और अभी ये जो रिप्लेस हुआ है 5+3+4 से, वो क्या है? तो पहला आप जानते थे ये आपकी प्राइमरी स्कूलिंग होती थी, राइट? ये आपका 1 to 10th होता था और ये आपका 10+2 होता था, राइट? 11th एंड 12th। तो अब क्या हो गया है, ये जो आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पढ़ते थे वो 3 साल प्लस फर्स्ट एंड सेकंड को क्लब करके एक बना दिया गया, जिसको रखा गया है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन लेवल है, ठीक है? इसमें बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाएगा उसका एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। फिर आपका क्लास 3 to 5 प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है? 6 to 8 मिडिल स्टेज है एंड 9 to 12 इज सेकेंडरी स्टेज है। तो इसमें क्लब कर दिया गया है 9, 10th एंड 11th 12th को, जो पहले सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हुआ करता था, राइट? तो ये तो हम समझ गए स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम समझेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या होगा और हमें किस तरह इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये तो इसके की फीचर्स हैं, ठीक है? फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा, ठीक है? 3 years ऑफ प्री स्कूलिंग एंड फर्स्ट एंड सेकेंड उसको क्लब कर दिया गया है, ठीक है? इसमें जोर दिया जाएगा हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से। ये क्यों किया गया? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, ठीक है? आप सिर्फ जो रट्टाबाजी होती थी, ये पढ़ लो, वो रट लो, ऐसा कर लो, उस पे ना जोर देके जोर दिया जाएगा कि एक्टिविटी कराएं और उससे ग्रास्पिंग पावर बच्चे की बढ़ाएं, ठीक है? तो जिससे उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक। दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 to 5 क्लास के लिए, जो कि एज ग्रुप होता है 8 to 10 years के। इसमें क्या होगा, इसमें आपके स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, फिजिकल एजुकेशन, इन सब पे इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जो उस समय के बच्चों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है मिडिल स्टेज, जो कि होता है क्लास 6 to 8, ठीक है? इसमें इसके एज के हिसाब से उसकी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी स्ट्रीम है उसमें उसका उसके कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा। ये मेजर एक चेंज ये है कि इस टाइम पे बच्चा रेडी रहेगा कि इसको क्या ऑप्ट करना है, जो कि पहले 11 12 में होता था।
तो हम अब ये 9th से आफ्टर 8th ही उसको ये डिसाइड करना होगा कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, ठीक है। तो ये था हमारा पुराना पैटर्न, जैसा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग जोर देते थे सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करने का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराने का। ये टाइम होता था जब बच्चे का फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते थे और उसमें अवेयरनेस बढ़ाते थे अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। और इस टाइम पे उसकी स्ट्रीम सेलेक्ट होती थी 11th-12th में, कि मैथ्स ग्रुप है, बायो ग्रुप है, या आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप है। और इसमें यहाँ पे रोल होता था एक्सपर्ट का कि उसको प्रिपेयर किया जाए उसके गोल को अचीव करने के लिए। यहाँ पे आप वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, अदर देन स्कूल एकेडमिक्स में भी बच्चा पार्टिसिपेट करता है। यहाँ तक उसको किसी भी एक्स्ट्रा गाइडेंस हेल्प की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स एंड स्कूल टीचर्स आर सफिशिएंट गुड इनफ टू गेट हिम अप टू दिस स्टेज। यहाँ पे थोड़ा पेरेंट्स का रोल कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव माइंड ज़्यादा होना चाहिए बच्चे में, जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लग सकती है बियॉन्ड द स्कूल, ठीक। ये था हमारा पुराना पैटर्न। अब ये चीज़ आपके 9th से ही स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो उसमें हमें कैसे इसको चेंज करना है वो देखना है, ठीक है। ये चीज़ होती थी हमारी, ठीक है। आप जब साइंस स्ट्रीम लेते थे 11th में सिलेक्शन, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक ऑप्शन रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑप्शन रहता था, और नॉन साइंस के लिए कॉमर्स एंड आर्ट्स रहता था, राइट। अब ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी होगी 9th से ही, ताकि आपका 9th to 12th आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए जिस चीज़ के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं, राइट। तो किस तरह हम अपने एजुकेशन को अपने करियर से लिंक करके उस पर फोकस करें, राइट। तो हर कोई बहुत अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं होता है। कुछ लोगों के पास में टाइम होता है, पैसे होते हैं, कुछ लोगों के पास में पैसे भी नहीं होते और टाइम भी नहीं होता। उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग्स पे फोकस करना होता है। उनके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं जो इमीडिएटली आफ्टर 12th कर सकते हैं, जैसे कि एनडीए एग्जाम हो गया। ये ग्रेड 1 गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए होता है, ठीक है, डिफेंस ऑफिसर्स के लिए। आप इसको क्लियर करते हैं इसका रिटर्न एग्जाम, तो इसके बाद एसएसबी होती है, 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होता है एनडीए खड़गवासला में। उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग होती है आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में, राइट। फिर उसी तरह एसएससी सीएचएसएल है, और फिर कुछ प्राइवेट जॉब सेल्स और ये सब लोग करियर ऑप्ट कर लेते हैं जिनको ग्रेजुएशन नहीं करनी है आगे और उनको पैसा कमाना है, राइट। तो इसको आगे बढ़ते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। हायर स्टडीज में क्या है, मैक्सिमम गो फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनका टाइमलाइन भी लिख दिया है। 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स होता है मेडिकल में, एमबीबीएस के लिए आपको 5 साल से ज़्यादा 5.5 साल लग जाते हैं करीब, ठीक है। प्लस उसके बाद में अगर आप मास्टर्स करना चाहें, एमडी वगैरह, अनदर 2 ईयर्स। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपकी हायर एजुकेशन ही आपकी लगभग लगभग 7 साल की हो जाती है, ठीक है। और उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 3 साल, तो मीन्स 10 साल आपका आफ्टर 12th इसमें जाना है। प्लस इसका हम आगे बात करेंगे, इनकी फीस भी क्या होती है, इनकी एवरेज सैलरी क्या होती है, ठीक है, ताकि आप एक ऐसा डिसीजन लें जो आपके लिए बेनिफिशियल है, ना कि अपने 10 साल वेस्ट करके या 5 साल 3 साल तैयारी करके उसके बाद में फिर आप कुछ प्राइवेट जॉब करें, मार्केटिंग करें, सेल्स करें, राइट। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम की भी एक वैल्यू है, ठीक है। आप 3 साल तैयारी करते हैं, मीन्स आपके लगभग 1000 दिन आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो 1000 दिन आपके वो अनयूटिलाइज रह जाते हैं, ठीक है, कंपेयर टू उस आदमी के जो सेलेक्ट हो गया है या उसने कोई और करियर ऑप्ट किया है। तो सिलेक्शन ऑफ करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी चाहिए, आपकी अर्जेंसीज देखनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं टाइम एंड मनी के रिस्पेक्ट में, ठीक। उस हिसाब से आपके पास में ये वेरियस ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सिक्योरिटी रहती है कि इंजीनियरिंग कर लिया तो बच्चा कुछ ना कुछ कर लेगा, और आपकी सीट्स भी बहुत सारी होती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे किस किस ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, कितना टाइम है, कितना कंपटीशन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए हम आपको आगे ले चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम देखते हैं उसकी ग्रेजुएशन के बाद में जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जिसकी तैयारी करने जाते हैं आईएएस पीसीएस का सपना लेके। फिर आपका डिफेंस सेक्टर में सीडीएस है, डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री है। अब अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप डायरेक्ट इसके एसएसबी में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने बीए बीएससी या इस टाइप से कुछ किया है ग्रेजुएशन, तो आप सीडीएस का एग्जाम दे के, जो कि यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है, आप उसमें डायरेक्ट एसएसबी में जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें एसएससी सीजीएल भी करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग पीएसयू में जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कर ली है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एनटीपीसी, बीएचईएल, आपका बीईएल। फिर कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स कर लेते हैं, इसमें भी
आपका डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादातर आपकी मार्केटिंग स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कैसा है, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कंपेयर टू आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है। तो इसके लिए आपको प्राइवेट जॉब्स के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये तो यूपीएससी के लिए तो आप जानते हैं कितना आपका लेबोरियस इसका सिलेबस कैसा है, कितनी तैयारी चाहिए, क्या कंपटीशन है, ये हम अभी देखते हैं आगे की स्लाइड। ठीक है, ये है मेन स्लाइड, ठीक है, जिसको हमने स्पेसिफिकली आपके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक, जहाँ पे आपको एक स्लाइड में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये स्लाइड और कुछ लिंक्स हम लोग अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, ठीक है। अभी इस स्लाइड से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखते हैं ये आपकी स्ट्रीम्स के ऑप्शंस क्या है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, एनडीए, एसएससी मैथ्स, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीडीएस एंड यूपीएससी सिविल। तो आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में, राइट, मेनली आईआईटीज है, एनआईटीज है एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जाम है आपका जेई होगा, 10+2 के बाद होगा। सब्जेक्ट इसमें आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन, आपको अपना कंपटीशन जानना है, कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, उसमें कितनी सीट है, आप कहाँ फेस होते हैं उनके बीच में, ठीक है। अपने आप को सही जज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सपने देखना एक चीज़ है, बट उसके लिए या तो आप एफर्ट करिए, उसको पाने के लिए दिन रात मेहनत करिए, सही लोगों के सर्कल में रहिए, आपका सराउंडिंग, आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, ठीक है। आप कहाँ से मोटिवेशन लेते हैं, कैसे आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ने का तरीके क्या है, ठीक है। तब तो जाके आप कहीं इस पे अच्छी रैंक ला के अच्छे कॉलेज में पा सकते हैं। इतने लोग लगभग इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बैठते हैं, जेई भरते हैं, ठीक है। 40,000 सीट्स हैं लगभग, आईआईटीज एंड एनआईटीज मिला के, ठीक है, जिनके लिए ज़्यादातर लोग ड्रीम करते हैं, ठीक। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसमें अगर आपने ये फॉर्म भरा है, आपको आपने क्वालिफाइंग मार्क्स पा लिए हैं, आपकी कोई भी रैंक है, लाखों में रैंक है, तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएंगे। बट प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है। सिलेक्शन रेशियो हम देख सकते हैं उसका कितना है, मतलब 100 लड़कों में सिर्फ 4 लड़के होते हैं, ठीक है, जो जिनको मिल सकता है आपका कोई भी आईआईटी या एनआईटी, ठीक। अब इसमें अगर इस तरह सिलेक्शन रेशियो देखें 100 में 4, तो फिर भी डिसेंट लगता है। बट आप ये देखिए कि 40,000 लोग उसमें जाएंगे, 40 से 50,000 लोग, ठीक है। तो लगभग 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा लोग को आईआईटीज नहीं मिलेगा जो आईआईटी का सपना देख रहे हैं, राइट। तो आप उन 10-12 लाख लोगों में है या इस 40,000 लोगों में है, ये आपको जज करना है। वो कैसे पता चलेगा? आप जब टेस्ट देंगे, मॉकअप्स देंगे, आपके परसेंटेज बोर्ड्स में कितनी आई हैं, उससे आपकी तैयारी आपको खुद जज करना है कि आपकी लास्ट रैंक क्या थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में। तो आपको वो जज करना है कि आप क्या आप इसको पा सकते हैं। इनमें भी सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी स्ट्रीम लें। कई बार बच्चे कॉलेज के चक्कर में स्ट्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा आप स्ट्रीम फोकस करिए, और कॉलेज अगर आपको 1-2 चेंज करने पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वही है आपको जो ऊपर ले जाएगा, आपका कोर, ठीक। इसके ऊपर हमने जेईई और आईआईटीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ड्यूरेशन लिख दिया है हमने, एवरेज फीस लिख दी है हमने। तो आपको ये भी प्रिपेयर होना है कि आप बैठ तो रहे हैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के कॉम्पिटिशन के लिए, बट क्या आपने फीस का अरेंजमेंट किया है? अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो इस फीस के लिए कोई इशू नहीं है। आपको बहुत सारे बैंक्स एजुकेशन लोन मिल जाएगा जो कि आप बाद में पे कर सकते हैं जब आपकी जॉब लग जाएगी। एवरेज सैलरी, स्टार्टिंग एवरेज सैलरी है, इसमें कोई रेंज नहीं है। किसी को 15,000 लगती है, किसी की 20,000 की लगती है, किसी की 40,000 की लगती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो सीटीसी करोड़ों में होती है, ठीक है। तो कॉस्ट टू कंपनी होती है, वो आपकी मंथली सैलरी नहीं होती। तो बट स्टिल आपको स्टार्टिंग जो सैलरी है 15 से 50,000 एक एवरेज है। कुछ लोगों की लाखों में भी होती है, बट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज सैलरी, ठीक है, और ये एवरेज फीस, ठीक। तो ये कोई एक ये रेंज होती है, उस रेंज का एवरेज दिया गया है, ठीक है। उसी तरह मेडिकल में आप देखेंगे एमबीबीएस होता है, बी फार्मा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है। इसके लिए एग्जाम होता है नीट, ये इसकी भी एलिजिबिलिटी है 10+2। इसके लिए आपको चाहिए बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, राइट। इसमें एप्लीकेंट्स होते हैं 14 lakhs, ठीक है। लगभग
50,000 सीट्स होती हैं प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस की और 50,000 सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में भी है। यहाँ पे आपके इंजीनियरिंग के मुकाबले प्राइवेट कॉलेजेस मेडिकल के कम है, इंजीनियरिंग के बहुत सारे हैं, ठीक है। इसलिए इंजीनियरिंग में अगर आप करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन रहता है, स्टिल यू कैन गेट अ सीट इन प्राइवेट कॉलेज इफ़ यू हैव लिटिल बिट एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े महंगे होते हैं कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसका टाइमलाइन है 5 से 6 साल एमबीबीएस के लिए, ठीक है, 5.5 साल जो आपने पहले देखा। और इसकी फीस सारे सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने इसको रेड में किया है ऑलरेडी हाईलाइट, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप नीट के लिए कर रहे हैं तो इसमें मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो ये है, इसकी फीस ज़्यादा है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, ठीक है। इसकी सीट्स टोटल कम है, ओवरऑल सीट्स, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है या प्राइवेट कॉलेज भी पाने के लिए आपको मतलब विद इन 1 लाख रहना पड़ेगा, 14 लाख लोग बैठते हैं, ठीक है। ये नहीं हुआ तो आपको फिर बीडीएस जो कि डेंटल के लिए होता है, फिर आयुष आयुर्वेद के लिए होता है, ठीक है। तो होम्योपैथिक होता है, तो वो सब ले दे के आपको फिर भी एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाएंगी, बट उनके भी करियर के बारे में आपको देखना है कि क्या डेंटल करके क्या वो एक अच्छा करियर बनता है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन आपका है, बट इसमें आपका सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। अगर आप 3 साल तैयारी कर रहे हैं, 6 साल 7 साल इसमें पढ़ाई कर रहे हैं एमबीबीएस एमडी के लिए, तो 10 साल आपके चले जाते हैं। और ये तब है जब आप सक्सेसफुल होते हैं, एक अच्छी रैंक लाते हैं नीट में। और अगर आपने 3 साल तैयारी की और आपने कुछ नहीं किया, ठीक, कोई एग्जाम नीट क्वालिफाई करके कॉलेज नहीं ले पाए, तो 3 साल आपके टोटल वेस्ट होते हैं। मैंने देखा है ऐसे बच्चे जो 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनकी रैंक दूर दूर तक भी कहीं आसपास नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए सजेशन है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एक कोई डिसेंट सा करियर ऑप्शन चूज करें जो कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, और आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें अपनी अर्निंग्स पे, क्योंकि जो पैसा आप कम उम्र में पढ़ा कमाना स्टार्ट कर देंगे, वो पैसा अपने आप में मल्टीप्लाई होता है। अगर आप वेट कर रहे हैं 25 साल तक, 28 साल तक पैसा कमाने के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं, फिर इधर उधर के कोर्स कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कि कोचिंग सस्ती हो जाने से ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए है, तो सबके लिए कोचिंग सस्ती हुई, सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसमें टैलेंट है, ठीक है। तो कोचिंग के सस्ते होने से आप अपना करियर मत डिसाइड करिए कि अब तो सस्ती होगी, हम भी नीट कर लेंगे, हम भी जेई कर लेंगे, ठीक है। आपके एफर्ट कर सकते हैं उसका, आप उतनी मेहनत कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज आपको करियर सिलेक्शन बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ से करना चाहिए, ठीक है। एनडीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसके लिए आपकी थोड़ी पर्सनालिटी और साइकोलॉजी स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर कुछ लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ नहीं होते, ठीक है, और वो खुश रहते हैं एक नॉर्मल क्लर्कियल टाइप जॉब से, तो उनके लिए आफ्टर 12th ये भी है एसएससी एमटीएस जीडी, ठीक है। बट ये कोई एम लेके नहीं चलता, ये मजबूरी में लोग करते हैं, जो कुछ और नहीं बन पाते वो इसके लिए ट्राई करते हैं। बट इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, देख रहे हैं, बट सेलेक्ट इसमें भी कितने कम होते हैं। तो इधर सिलेक्शन रेशियो कम है, बट स्टिल देयर इज अ चांस, फाइट इधर भी है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी फाइट है, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। बट आपको उसी लेवल पे आना है, हर हर एग्जाम का एक अलग लेवल है, ठीक है। इसका अलग लेवल है, 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 राइट। तो आपको देखना है आप किस लेवल में हैं। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आपको अपना लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। फिर आते हैं एसएससी सीजीएल में, जो कि होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट। ये इससे आप जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर्स, ठीक है, और डिफरेंट उसमें एमईएस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इन टाइप की जॉब्स मिल सकती है। ये भी काफ़ी डिमांड में है, इसके लिए भी आजकल काफ़ी बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो हमने देखा ही एसएससी इटसेल्फ आपका 30 लाख लगभग इधर, 10 लाख इधर, 10 लाख इधर, 50 लाख एप्लीकेंट्स होते हैं इसमें एसएससी के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के लिए। फिर है सीडीएस, इसके लिए भी बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 लैक्स। एंड यूपीएससी के लिए लगभग 5 से 6 लाख, बट इसमें सीट सबसे कम है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्यों है, इसमें सीट्स कम है, एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा है, और सिलेक्शन रेशियो सबसे कम है, ठीक है। बहुत सारे लोग यूपीएससी का सपना लेके जाते हैं, ठीक है, उनमें 1,000 में 2 लोग सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, 1,000 में 2 लोग सेलेक्ट होंगे, तो आप खुद सोचिए 98 लोग जो बचे हैं जो नहीं सेलेक्ट,
उनके लिए क्या ऑप्शन रह जाता है। तो वो लोग ही फिर जो यूपीएससी नहीं कर पाते एसएससी सीजीएल ट्राई करते हैं, फिर एसएससी सीजीएल में जो हो जाते हैं ठीक है, जो नहीं हो पाते हैं फिर वो इन सब के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपका लेवल डिसाइड करेगा आप क्या बनते हैं। ठीक, तो आई होप इस शीट से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल गई है। ठीक है, ये दो जो टॉप में है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे डाइवर्ट होते हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं। ठीक है, और ये आपकी एजुकेशन का ही एक पार्ट है। एनडीए भी कुछ हद तक वैसा ही है, बट यहाँ आपकी कोई फीस नहीं लगती, प्लस आपको स्टाइपेंड मिलने लगता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम से ही। ठीक है, बट यहाँ पे भी आप ग्रेजुएशन ही करते हैं, उसके बाद में मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग करते हैं। ठीक, और ये सब कॉम्पिटिशन्स हैं आपको जॉब्स के लिए। ठीक है, ये क्वालिफाई करते हैं तो आप समझिए कोई पढ़ाई का एग्जाम का कॉम्पिटिशन नहीं है, ये डायरेक्ट जॉब से जहाँ से आप करने के बाद में तुरंत 1 साल के अंदर में आप ट्रेनिंग करके अर्निंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस शीट से आपको समझ में आ गया होगा कि आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन हमारे पास में क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। ठीक है, ठीक है, अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर्स की, किस तरह हम गोल सेलेक्ट करते हैं और किस टाइम, कौन सा टाइम सही टाइम है अपने गोल को सेलेक्ट करने के लिए। हम इसको यहीं पे एंड करते हैं और अगले अगले वीडियो में हम लेके आएंगे कुछ लोगों की कहानी कि वो कैसे उन्होंने सक्सेस और फेलियर्स की जर्नी को तय किया और फाइनली वो जिनको हम देखते हैं सक्सेसफुल मैन, हम उनकी सक्सेस स्टोरीज तो जानते हैं लेकिन उसके पीछे का एफर्ट, उसके पीछे की मेहनत और उसके पीछे के फेलियर्स नहीं जानते। तो हम बात करेंगे उन चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच।